इधर देखिए क्लास 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा, जीन पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से फिर से हमने एमआरएनए स्टार्ट किए थे और फिर बाद में बीच में ही ब्रेक कर दिए, है ना। तो हम आज एमआरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। या आरएनए के बारे में, काय के बारे में, एमआरएनए आरएनए काय के बारे में पढ़ेंगे हम, आरएनए के बारे में, ठीक है। अब आरएनए और डीएनए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कल बताया था कि हमने आपको। देखिए डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड। कैसे होते हैं वो? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कौन? डीएनए, ठीक है। लेकिन आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं वो? सिंगल स्टैंडर्ड। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं कि आरएनए में होता क्या क्या है। आरएनए में भी शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ठीक। इसी से ही क्या बनता है? आरएनए, ठीक है। अब रहा सवाल इस बात का कि हमने नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होते हैं? 89, देखो 89 पहला नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड नाइट्रोजन बेस है ग्वेनाइन। थर्ड नाइट्रोजन बेस है साइटोसिन, ठीक है। और फोर्थ बेस है नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसमें फोर्थ जो होता है, फोर्थ मतलब थाइमिन की जगह होता है इसमें यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल। समझ में आई बात? ये मेन डिफरेंस है कि इसका जो नाइट्रोजन बेस है थाइमिन के जगह पे यूरासिल होता है। ये यूरासिल होता है, देखिए अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमको बाद में जब हम ट्रांसलोकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, तब हमको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? हाँ, अब ये होता कैसे इसके नीचे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझ में आ गई बात? 89, ग्वेनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। समझ में आई बात? ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं ये कैसा होता है, क्योंकि इसमें पेंटोस शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? ठीक है। तो इसमें शुगर हो गया, फिर इसको क्या कैसे जुड़ेगा वो? फॉस्फेट पी से, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर फॉस्फेट, फिर इसमें शुगर, ठीक है। इधर देखिए शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ठीक है। और
इसके बाद में ये इसको ये जुड़ा होता है एडिनाइन, दूसरा ग्वेनाइन, तीसरा साइटोसाइन और तीसरा है यहाँ पे और यहाँ पे जुड़ा रहेगा क्या तो बोले यूरासिल, यू से दर्शाया जाता है उसको कैसे, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कैसा बना, फास्फोरस शुगर, फास्फोरस और शुगर, और ये नाइट्रोजन बेस एडिनाइन बना है, तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। कितना भाग बन गया कि नहीं न्यूक्लियोटाइड। तो हम कह सकते हैं RNA इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की लॉन्ग चेन हो सकती है। ठीक है, समझ में आई बात, क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये हो गया तुम्हारा RNA के बारे में। ठीक है, अब कल भी हमने बता दिए थे लेकिन और फिर से उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ RNA is divided into 3 types. First is mRNA, second rRNA, third tRNA. mRNA means मैसेंजर RNA, दूसरा कौन सा है राइबोसोमल RNA मतलब rRNA। ठीक है, फोर्थ है ट्रांसफर RNA मतलब tRNA। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गई बात, ये हमने कल भी बताया थे आपको, है ना। अब देखिए मान के चलो जीन क्या काम करता है, कंट्रोल द कैरेक्टर। जीन क्या काम करता है, कंट्रोल द कैरेक्टर। ठीक है, अब मान के चलो ये एक कोई सेल्स है, ठीक है, ये कोई क्या है, एक सेल्स है। अब सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जीन्स है, जी इसमें क्या है, ये जीन है। ठीक है, इतनी बात मालूम है। अब ये जीन जो है कंट्रोल करता है किसको, कैरेक्टर को, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब भैया कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होता है, हाँ वो होता है प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। मतलब ही यहाँ से DNA और RNA दोनों की मदद से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आई बात, ठीक है, ये होगी इसकी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब अपने को प्रोटीन सिंथेसिस कैसा बनता है इसकी पहले हमने को अपने को आउटलाइन पढ़ लेना है, और वो आउटलाइन पढ़ने के बाद मेन है उसमें सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, और ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है। तो हमने अभी तक जो पढ़े वो उसको समझने के लिए, बेस कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमने अभी तक पढ़े। अब तुम्हारे कोर्स की इतिहास शुरू हो जाता है, ठीक है, जो तुमको 10वीं क्लास में आने वाला है। ठीक है, अब इधर देखिए, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता कैसे, इसकी थोड़ी सी आउटलाइन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनता कैसी है, ठीक है। प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन कैसा बनता है, मान के चलो ये क्या है, जीन। जीन ये क्या है, जीन। ठीक है, जीन क्या काम करता है, कंट्रोल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमको कल मैंने आपको बताया था
कि जीन्स के अंदर में जेनेटिक कोड होता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बताया था कल आपको मैंने, कल के वीडियो में, है ना। तो वो जो कोड है, अब देखिए, अब प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस के बाहर जीन जा नहीं सकता, न्यूक्लियस के बाहर कौन नहीं जा सकता, जीन बाहर जा नहीं सकता। अब वो जाए तो कैसा करे भाई, समस्या है कि नहीं। तो वो क्या काम करता है, कंप्यूटर आपने सबने पढ़े हो, कॉपी करना, है ना। तो वो क्या काम करता है, अपने ही कोड का, जेनेटिक कोड की कॉपी मारता है। क्या मारता है, कॉपी मारता है। और कॉपी मारने के बाद, हाँ कॉपी मारता है, और वो बनाता है का मैसेंजर आरएनए। कॉपी, जेनेटिक कोड की कॉपी होना मतलब mRNA। सरल बात है, ठीक है। और इसमें से भी बता देता हूं आपको, अगर वो सीक्वेंस के आधार पे, जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, यानी जीन के कोड सीक्वेंस के आधार पे ही क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात। तो ट्रांसक्रिप्शन परिभाषा क्या है, mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहता है, ठीक है, उसी के आधार पे क्या बनता है, mRNA बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सीधी एक लाइन का आंसर है। अगर आपको कभी डेफिनेशन पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, द mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA, ठीक है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के आधार पर अगर mRNA बनता है, ठीक है, तो उस mRNA को कहते हैं, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात। और लेकिन ये बाद में भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन थोड़ा सा बता दिया अभी। दूसरी बात अभी बता देता हूँ, ये जनरल आइडिया कि प्रोटीन बनती कैसी है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या बन गया, न्यूक्लियस में mRNA बन गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के साइड में ये यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है बाबू, हाँ, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया, ठीक है। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर टीनी टीनी पार्टिकल्स होता है। टीनी टीनी मतलब छोटे 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 ऐसे होते हैं, बिल्कुल टीनी, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सॉरी मैं गलत बोला, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस समझो, ठीक है। इसको न्यूक्लियस समझो, ठीक है। इसको न्यूक्लियस मतलब हाँ न्यूक्लियस समझो, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, और इन टीनी पार्टिकल्स को कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, इसको राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, या यहाँ पे आरएनए mRNA बन जाता है, ऐसी दर्शा सकते हैं उसको अपन। ये mRNA बन गया, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, है ना, ये mRNA बन गया, ठीक है। अब ये mRNA क्या, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, पूरी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, ठीक है, हम सिर्फ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर राइबोसोम्स, अब ये जो mRNA जो है, ये किसके ऊपर आ जाता है, राइबोसोम्स के ऊपर। कहाँ आते हो,
राइबोसोम्स के ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं यहाँ से। एमआरएनए, ये क्या एमआरएनए, ठीक है, ये एमआरएनए कहाँ आ गया? राइबोसोम्स। समझ में आ गई बात? अब रहा सवाल इस बात का, इस राइबोसोम्स में होता है RNA, ठीक है, RNA यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, इधर देखिए, अब प्रोटीन बनाने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? अमाइनो एसिड की, ठीक है, अमाइनो एसिड की उसको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स के ऊपर एमआरएनए आ गया, मान के चलो हम इसको यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ दर्शा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या बन गया? एमआरएनए, ठीक है, ये एमआरएनए आ गया यहाँ पे, हाँ। अब ये यहाँ पर अमाइनो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है अमाइनो एसिड की, ठीक है, और ये अमाइनो एसिड जो है ये पूरे सेल्स के अंदर में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अब इस अमाइनो एसिड को क्या होता है, इस अमाइनो एसिड को कौन उठा के लेके जाता है? टीआरएनए। कौन लेके जाता है? टीआरएनए लेके जाता है, और सीक्वेंस के हिसाब से वो एमआरएनए के ऊपर रख देता है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से उस सीक्वेंस के इस पे वो रख देता है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रोटीन। कैसा बन गया ये? प्रोटीन। इसमें प्रोटीन बन गया यहाँ पे, तो इस प्रकार से प्रोटीन बनता है। समझ में आ गई बात? हाँ? अब उसी प्रकार से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो हम सेंट्रल डोग्मा किसको कहेंगे? बिल्कुल सरल सी बात है, डीएनए प्रोड्यूस्ड प्रोटीन थ्रू RNA, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे अगर अकेले ने बनाया क्या डीएनए ने प्रोटीन? नहीं। किसकी मदद से बनाया? आरएनए की मदद से बनाया। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहते बाबू? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सरल बात है बिल्कुल, सेंट्रल डोग्मा। अब इसके बाद में देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बता भी दिया जब भी आपको, ठीक है, एज पर द सीक्वेंस के हिसाब से, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के हिसाब से डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात? हमने क्या क्या पढ़े अभी? इतना भी पढ़े आपने तो अपने हिसाब से बहुत है, ठीक है। अभी मैं आपको वीडियो के हिसाब से इसको अगर आपको थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझा हो, तो आप इसमें से मुझे पूछ सकते हो। ये जो चैप्टर है जिसको समझ गया तो बिल्कुल सरल है, ठीक है। हमने क्या पढ़े अभी तक? डीएनए, क्रोमोसोम्स पढ़े, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस। किसके जैसा होता है? गड्डी जैसे, ठीक है। और वो क्रोमोसोम्स बना कैसे होता है? पूरी सुन लो, जीन्स। कैसे बना होता है? जीन्स, ठीक है। डीएनए से, ठीक है। कैसे बना होता है वो? डीएनए से। और उस डीएनए के ऊपर कुछ क्या होते हैं? सिगमेंट होते हैं। उन सिगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीन कहते हैं, ठीक है। अब जीन का काम क्या है कि एवरी कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रत्येक
कैरेक्टर्स के लिए जीन्स, अलग अलग जीन्स होते हैं डीएनए के ऊपर, सेगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हेयर कलर के लिए अलग सेगमेंट, आई कलर के लिए अलग सेगमेंट, ठीक है। उसके शरीर के रंग के लिए अलग, काला गोरा जो भी है, ठीक है, उसके लिए कोई अलग अलग ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़े हैं क्रोमोसोम्स पढ़ लिए, जीन पढ़ लिए, फिर हमने क्या देखे कि डीएनए का स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। तो डीएनए कैसे बना होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है ये, और वो बना हुआ कैसे होता है? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमिन, ठीक है। ये किस में होते हैं? डीएनए में। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर आ जाते हैं एमआरएनए के बारे में, है ना। तो एमआरएनए कैसा होता है? मेन प्रॉब्लम, मेन डिफरेंस डीएनए में और आरएनए में क्या है कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद वो भी जो बना होता है आरएनए भी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं आरएनए में? एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल, ठीक है, जिसको यू से दर्शाते हैं। हम इससे पहले आपको स्ट्रक्चर समझा दिए थे उसका, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं RNA is the long chain of nucleotides अब सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो वो क्या क्या कहलाएगा? मतलब RNA, ठीक है। अब इस प्रकार से उनके फंक्शंस के आधार पे उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रकार से, ठीक है। फिर 3 भागों में बांटने की वजह से कौन कौन से आरएनए बन गए? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। 3 प्रकार के आरएनए बन गए। तो एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और उसके बाद में ट्रांसफर आरएनए। तो इस प्रकार से कितने आरएनए बन गए? 3, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के आरएनए बनने के बाद जो है, यहाँ तो समझ में आ गया ना अपने को। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? जीन होता है, ठीक है। और जीन में, हर जीन में क्या होता है? कोड, ठीक है। ए टी सी जी टी, ये कोड है कि नहीं? हाँ, हमने आपको कल पढ़ा दिए थे, है ना। तो ये कोडिंग होती है, तो उस कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड। और वो जेनेटिक कोड मतलब क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिस प्रकार से वहाँ पे कोडिंग होगा, ठीक है, या जेनेटिक कोड होगा या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, उसी आधार पर क्या बन जाता है? एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ठीक है। अब फिर मैसेंजर आरएनए कैसा बना? क्योंकि उस जीन की कोडिंग होके, मतलब कॉपी करके, यानी वहाँ पे जो कोड होगा जेनेटिक कोड, ठीक है, तो उसकी कॉपी करके एमआरएनए बन गया। क्या बन गया? एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। और तो उसके सीक्वेंस के आधार पे जो एमआरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए के द्वारा, उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिए? ट्रांसक्रिप्शन कह दिए हैं, ठीक है। उसको क्या बोल दिए हमने? ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात? फिर से वही एमआरएनए कहाँ आता है? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? कि इस न्यूक्लियस के बाहर में जो आउटग्रोथ दिख रही है अपने को,
इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक टीनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स मतलब ये राइबोसोम्स। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को क्या कह सकते हैं हम? प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं। तो ये mRNA आ जाता है यहाँ पर राइबोसोम्स में, ठीक है। और राइबोसोम्स अब यहाँ से प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी एसिड की जरूरत पड़ती है? अमाइनो एसिड, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड इधर पूरी बिखरी हुई होती है, तो अमाइनो एसिड को इसको ले जाने का काम कौन करता है? यहाँ से सीक्वेंस से टीआरएनए, और टीआरएनए बनते बनते ऐसी ये बन गई प्रोटीन बन जाती है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद अगर मैं आपको इस पीरियड में अगर ट्रांसलोकेशन शुरू करता हूँ तो एक पीरियड में होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन जो है हम कल पढ़ा देंगे, मतलब ये हेरिडिटी वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इवोल्यूशन जो है उसके लिए आपको 2 पीरियड लगेंगे, 2 या 3 पीरियड, ठीक है। उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त। सबको समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? सरलता तो समझा दिया मैंने आपको। तुम्हारे बुक से यदि आप पढ़ोगे तो दिमाग के बाहर जाती है ना।